सुबह बखैर नाजरीन, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज मई की 3 तारीख है और रोज़ाना इस प्रोग्राम को आपके सामने जब लेकर आते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से बाखबर रखा जाए। भारत पाकिस्तान के हालात किस तरीके के बन रहे हैं, तज्ज़िया निगार क्या कुछ सोच रहे हैं, आलमी क़ुव्वतें क्या कुछ कह रही और पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पल पल का अपडेट आपको बताएंगे। न सिर्फ सरहद पार की खबर से आपको बाखबर करेंगे बल्कि सरहद इस पार भी किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है। अहम तरीन मामलात, अहम तरीन वाक़ात, सियासत से लेकर रियासत के मामलात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। और जब आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे तो आप 24/7 हमारे साथ ज्वाइन भी करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, क्योंकि ये वो राब्ता है जो आपका और हमारा हर पल रहता है, रात को भी और दिन में भी। और यहाँ से जो प्यार, मोहब्बत, जो तनकीद आपकी तरफ से की जाती है वो हमारे लिए मशअल राह है। और इस प्यार, मोहब्बत और तनकीद को जारी रखिएगा। राब्ता साइट ऊपर ज़रूर अपनी तहरीरी बात रखिएगा ताकि हमें आइंदा मुस्तकबिल में मनाने वाले प्रोग्राम, तरतीब देने वाले प्रोग्रामों में मदद मिल सके। फिलहाल पहला पड़ाव है, मॉर्निंग शो रहता है, तो इसमें हमारी पिछले कई वक्फे से ये कोशिश रही है कि आपको माजी की कुछ अहम तरीन वाक़ात से भी रूबरू करवाएं। तो आज ज़रा हिस्ट्री ऑफ डे पर सबसे पहले तवारीख के पन्नों को जब पलटा गया है तो कौन से ऐसे वाक़ात हैं बताएंगे आपको आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आसिफ रशीद मेरा नाम और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का आगाज़ होगा एक एक करके, उसके बाद खबरों, तज्जियों और तबसरों पर चलेंगे या दीगर मौज़ूआत की तरफ। लेकिन शुरुआत इस खबर से या इस इवेंट से बहुत ज़रूरी। 1616 में आज का दिन था, फ्रांस के अंदर जहाँ पर खाना जंगी का एक तरह से ख़ात्मा करने के लिए कोशिश हुई और इस सिलसिले में लोंडो मुआहदे के बाद खाना जंगी पूरे मुल्क के अंदर ख़त्म की गई दिन आज का था। उसके बाद जिस तरह का दौर फ्रांस ने देखा, वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें उसके लिए बेहतर हुई, लेकिन कहा जाता है कि वो आखिरी फैसला था जिसने मुल्क के लिए एक तामीर व तरक्की का रास्ता 1616 में या 16वीं और 17वीं सदी में खोला। 1764 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को आज के दिन शिकस्त दी। 1660 में स्वीडन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी ओलिवा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए और ये कहा कि जंग का खात्मा होना चाहिए। 1830 में दुनिया भर में भाप इंजन से चलने वाली पहली बाकायदा मुसाफिर ट्रेन का आगाज़ आज ही के दिन हुआ था। मई की 3 तारीख को आज ही के दिन 1837 में यूनान में एथेंस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। 1837 दिन आज का। 1845 में चीन के शहर कैंटन में आज के दिन थिएटर में आग लगने से 1600 अफराद की मौत हुई और ये बदतरीन वाक़यात में से एक दिन माना जाता है। 1913 में पहली हिंदुस्तानी फीचर फिल्म राजा हरीशचंद्र आज के दिन रिलीज हुई। 1945 में मशहूर जर्मन तबीयतदान और हाजनबर्ग को गिरफ्तार आज के दिन किया गया और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात का इल्ज़ाम इन पर लगा और कहा गया कि जौहरी ताकतें दुनिया भर के अंदर इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। इन इल्ज़ामात के बीच उनको 6 बरसों तक जेल भी भेजा गया। 1993 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन का बाकायदा ऐलान किया। यानी आज पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आज का दिन है और इस दिन पर तकरीबात होंगी, आज़ाद सहाफ़त पर बात होगी और जिन लोगों ने खिदमात की अंजामदही के दौरान जानें गंवाई हैं उन तमाम लोगों को भी याद किया जाएगा। इस हवाले से भी दिन भर प्रोग्राम होंगे। थोड़ी देर में इस पर चलकर आगे गुफ्तगू करेंगे। 2013 में तकरीबन 160 मिलियन साल पुराने डायनासोर के बाक़ियात चीन के अंदर पाए गए। 2013 दिन आज का था जब साइंसदानों ने इसकी तस्दीक की कि ये डायनासोर के बाक़ियात हैं। 2008 में टाटा स्टील लिमिटेड को बरतानिया में कोयले की कानकनी का या माइनिंग का पहला लाइसेंस आज के दिन हासिल हुआ था और मई की 3 तारीख को 1969 में भारत के तीसरे सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है और इस तरीके से हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम तरीन पॉइंट्स आपके सामने हमने रखे हैं। फॉर्मेट के मुताबिक अब आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर या भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बीच मुख्तलिफ इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ करेंगे। और आज मुसलसल 9वां दिन है। इस प्रोग्राम में 8 से 9 दिन गुजर गए हैं। शुरुआत हम इसी खबर से कर रहे हैं क्योंकि सरहदें 4 साल तक मुसलसल खामोश रही, लेकिन फिर से गोलियों की गनगरज से मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व हरास का माहौल है। तो शुरुआत
इसी खबर के साथ कि भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर एक बार फिर पुरतनाव सूरत-ए-हाल और बेचैनी है। जनाब, सरहदों की बात हुई है तो जरा आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान 22 रन पहलगाम इंसिडेंट के बाद सरहदों पर एक बार फिर आग उगलना शुरू हो चुका है और आज 9वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और कई सेक्टर्स के अंदर इस फायरिंग को किया गया है। बड़ी खबर कि 2 और 3 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों पर यह सिलसिला जो है वो चला है, जिनमें कुपवारा सेक्टर है, उड़ी सेक्टर है और अखनूर सेक्टर है। 3 अलग अलग मकामात पर पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है और इसका जवाब भी अफवाज भारत की तरफ से दिया गया है। इंडियन फोर्स की तरफ से भी इसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया गया है और ये जो छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और छोटे शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, अभी तक पूरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। याद रखिएगा, इससे पहले नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, कुपवारा, बारामूला, प्रगवाल सेक्टर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास भी है, वहां पर भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो हुआ ही था, बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पिछले 9 दिन के दौरान देखने को मिली है और उसके फौरन बाद हमने देखा था कि DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, भारत और पाकिस्तान ने हॉटलाइन पर भी दोबारा बात की थी और साल 2003 के मुआहिदे को बरकरार रखने की बात भी कही गई थी। बात तो हुई, चाय का कप भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो अभी तक हमारे पास इत्तलात और खबर है कि हर रात सुबह होने से कबल नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और बड़े छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम अभी तक इस फायरिंग यानी इन 9 दिनों के फायरिंग के रेंज में कोई सिविलियन आबादी नहीं आई है और ना ही भारत की तरफ ना ही अफवाज को कोई नुकसान हुआ है। इस तरीके की तस्दीकें जो है वो हमारे पास आ रही है। तो बड़ी खबर कि 9वां दिन है आज, भारत और पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने है। कुपवारा, उड़ी और अखनूर 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आज लगातार फायरिंग हुई है और इसका जवाब भी दिया जा रहा है। शमीम कुपवारा से भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इरशाद बारामूला से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और शिल्पा शर्मा जम्मू की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट करें, लगातार नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है, लगातार फायरिंग्स का सिलसिला जो है वो चल रहा है और आज भी ऐसे 2-3 सेक्टर्स हैं। अखनूर वाला एरिया जो डायरेक्टली आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, अखनूर सेक्टर में फायरिंग करना और पिछली बार भी अखनूर सेक्टर के आसपास फायरिंग करना, फिर हमने देखा था कि पूरे दिन सिक्योरिटी एजेंसियां काफ़ी अलर्ट थी और फिर सर्च ऑपरेशन भी चलाई गई। क्या कुछ डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ पर ये इंसिडेंट्स हुआ है जम्मू सेक्टर के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है वो सीजफायर पाकिस्तान के द्वारा सीजफायर वॉल्यूशन किया जा रहा है और जम्मू का अखनूर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है वो देर रात फिर से जो है वो सीजफायर वॉल्यूशन पाकिस्तान के द्वारा किया गया। करीबन आपको बता दूं कि 9 दिन में जो है वो 25 बार सीजफायर वॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान करते हुए नजर आ रहा है अलग अलग जगहों पर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बुखलाते हुए जो है वो यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए भारतीय सेना के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई जो है वो जरूर की जा रही है। लेकिन लगातार जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद जो है वो 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि लगातार अलग अलग जगहों पर इस समय जो है सीजफायर वॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए छोटे हथियार यहाँ पर जरूर इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा और जो भारतीय सेना की चौकियां है उन्हें निशाना बनाने का यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। कहीं न कहीं ये जरूर देखा जा सकता है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं न कहीं भारतीय सेना को उकसाने का यहाँ पर जो है वो प्रयत्न कर रहा है कि भारतीय सेना जो है वो कोई बड़ा कदम यहाँ पर जो है वो उठाए। लेकिन आप देखिए कि 9 दिन में करीबन जो है वो 25 बार अलग अलग जगहों पर जो है वो सीजफायर वॉल्यूशन जो है वो करते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। इरशाद के पास भी चलेंगे, बारामूला से हमारे साथ हैं। इरशाद, क्या तफसीलात आपके पास हैं? शिल्पा, आप हमारे साथ रहेगा। इरशाद, किन इलाकों से फायरिंग की कंफर्मेशन है और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर? आसिफ, अगर हम इन सरहदी इलाकों की बात करें, लगातार जो है कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे हम उड़ी सेक्टर के हवाले से बात करें या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें, क्योंकि आज रात को जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर इन सेक्टरों में जो है फिर से पाकिस्तान की जानिब से जो है उल्लंघन किया गया। छोटे छोटे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए गए, मोटार शल जो है वो इस्तेमाल किए गए, यानी कि MMG, LMG या इसके साथ साथ दीगर जो छोटे हथियार हैं हालांकि वो इस्तेमाल किए गए। और बाकायदा तौर पर इस वक्त काफ़ी खौफ हिरास है इन इलाकों में, चाहे हम
चोरंडा की बात करें या बडगरा की बात करें, सिलीकोट, थाचल, मोहतल या जो बोनियार के अपरिचस के इलाके हैं, यानी कि कुल मिला के बात करें 3 सेक्टरों में जो है ये गोलियों का जो गनकरेज है वो आज रात को सुनाई दी गई और इससे जो है लोग काफी खौफ-ए-रास हैं। चाहे हम यहाँ पे छोटे बच्चों के हवाले से बात करें, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, क्योंकि देखा जाए इन इलाकों में जो है बैंकर तो बनाए गए लेकिन उस हिसाब से नहीं बनाए गए जिस हिसाब से बनाने थे, लेकिन उसके साथ साथ बैंकर जो है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। अगर अच्छा, ये भी बताइएगा सरहदी बेल्ट के अंदर जहां उससे जो इरशाद ये भी बताइएगा, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों की खबरों की इतलात हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, सरहद की उस तरफ की कोई कंफर्मेशन, कोई नुकसान की, कोई हलचल की? क्योंकि कल से मुसलसल हम देख रहे हैं POJK के अंदर 13 ऐसे इलाके हैं जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं और दवाइयाँ, खाने पीने की अशिया और बाकी ज़रूरी चीज़ें लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। तो उस तरफ से क्या कुछ सूरत हाल जो सरहद पर कम से कम मुशाहिदा हो सकता है कि हलचल उस तरफ ज़्यादा, या फ़ौजी हुकाम और मकामी अथॉरिटीज़ तो इकदामात उठा रही हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई का जो ख़तरा मुसलसल है उसके असरात भी सरहदी इलाकों में नज़र आते हैं? दिनों में जो है फायरिंग हुई, हालांकि इसकी वजह से जो है दोनों मुल्कों के जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है उस तरफ जो है जुज़वी तौर पर जो है नुकसान भी बताया जाता है सूत्र के मुताबिक, और बताया जाता है मेडिकल फैसिलिटी जो है इन इलाकों में जो है वो रखी गई है। हालांकि देखा जाए लोगों का एक है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ सेक्टरों के लोगों के साथ हमने बात करी तो उनका ये कहना कि उस हिसाब से नहीं दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी गई है और 3 ऐसे सेक्टर्स कुपवारा, उड़ी और अखनूर में रात देर गए फायरिंग का तबादला हुआ है। एक तरफ से जहां फायरिंग का तबादला हो रहा है और पिछले 9 दिन से मुसलसल फायरिंग हो रही है और उसके फौरन बाद इंतजामिया भी हरकत में है। कई इलाकों के अंदर तिब्बी अमले को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और हालात को देखते हुए बॉर्डर बेल्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अस्पतालों के अंदर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। जी बिल्कुल, खबर सरहदी अजला से जहां मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कशीदगी है। इन सब के बीच में इंतजामिया की जानिब से पुंछ के अंदर जिला अस्पताल पुंछ की छत पर सुर्ख निशान लगाया गया है। यानी जिस तरीके से आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में अगर कहीं इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है तो वहाँ पर प्लस का या लाल और या सुर्ख रंग का जो निशान है वो अस्पतालों पर लगाया जाता है। बुनियादी मकसद ये होता है कि हंगामी सूरत हाल में पूरी तरीके से तैयारी की जाए। अब ये तस्वीर आपके सामने जिला अस्पताल पुंछ की है, जो ये ऊपर आप वाइट और रेड कलर का निशान आप देख रहे हैं, जो पहले नहीं था, जो अब उस वक्त लगाया गया जब सरहदी इलाकों के अंदर ज़बरदस्त कशीदगी है। फिर याद रखिएगा इस पुंछ वाले सेक्टर में पर्टिकुलरली ये जो हॉस्पिटल है इसके पीछे वाला जो पूरा हिस्सा है, यानी एक तरफ भारत का पूरा हिस्सा और दूसरी तरफ POK का भी एक बड़ा इलाका नजर आता है और हमेशा पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी रेंजर्स के टारगेट पर 2-3 इलाके रहे हैं। एक जो ट्रेड सेंटर है, अस्पताल भी बिल्कुल सामने आता है, तो इसके आसपास कई मरतबा जो करीबी नाला है वहाँ शेल्स पड़े हैं। आर्मी की ब्रिगेड भी पास में है तो उस तरफ भी टारगेट करने की कोशिश बाज़ मरतबा माजी में हुई है। उसके बाद से हमने देखा कि शहर के अंदर भी कई मरतबा शेल पड़े। तो इस सारी सूरत हाल में इंतज़ामिया माजी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी तरीके से अगर हंगामी सूरत हाल बनती है तो तिब्बी अमले को मुतहरिक रखा जाए, अस्पताल इंतजामिया को अलर्ट पर रखा जाए। और ये वो अस्पताल हैं, ये भी हम सबको भूलना नहीं होगा कि बहुत बड़ी आबादी को ये अस्पताल कैटर करते हैं, चाहे वो मेंढर का इलाका हो, सुरनकोट तहसील हो, मंडी हो और प्रॉपर हवेली की तहसील। और इसलिए इंतज़ामिया पर थोड़ा सा उस हिसाब से भी दबाव बढ़ जाता है जब कभी ऐसी सिचुएशन बनती है। इससे पहले हमें याद है जब फायरिंग हुई, काफ़ी लोग पाकिस्तान की शेलिंग से जिन लोगों का नुकसान हुआ या ज़ख्मी हुए उनको इसी अस्पताल में लाया गया। फिर 2005 में अक्टूबर के महीने में जब जलजिला था जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव था, जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, क्या सूरत हाल इस वक्त एक तो सरहदी बेल्ट के अंदर पर्टिकुलरली है, दोनों अजला के अंदर जो राजौरी पुंछ के बॉर्डर बेल्ट हैं, ट्विन डिस्ट्रिक्ट, प्लस अस्पतालों को मुतहरिक रखने का मतलब है कि हालात इंतहाई नाजुक हैं सरहदी इलाकों में? आसिफ, बिल्कुल, क्योंकि सरहदी जिले दोनों जिला पुंछ और राजौरी की जहां तक बात करें, क्योंकि ये पहले से ही कई बरसों से शेलिंग के मार झेल रहे थे और पिछले 2-3 सालों से राहत भरी खबरें जरूर थी, क्योंकि दोनों मुमालिक के दरमियान जंग माहिदा तय पाया था,
मगर उसके बाद जिस तरह दोबारा हालात कशीदा हुए, इन कशीदा हालात को देखते हुए जिला पुंछ के अस्पताल पर क्रॉस का निशान बना दिया गया है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है जो बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक जिला जो पड़ने वाला हमारा वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, जिस पर ये चीज देखने को मिली है कि अस्पताल इंतजामिया की तरफ से वहां क्रॉस का निशान बना दिया गया है ताकि नजर आ सके वो ऊपर से कि ये हॉस्पिटल है, क्योंकि इस हॉस्पिटल पर बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है, खास करके पुंछ जिला के अंदर, खास करके उस वक्त से जब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती थी और लोग इसमें बुरी तरह मुतासर होते थे। और लगातार जिस तरह पिछले कुछ दिनों के अंदर हालात दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा हुए, इन कशीदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार, इससे पहले भी इस तरह के निशान बनाए गए थे, मगर ऐसे हालात को देखते हुए इमरजेंसी में बहुत सारे निशान अब और बना दिए गए। जी जमशीद, आप बने रहेंगे, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे। बात भारत और पाकिस्तान की हो रही है, कशीदगी की हो रही है, तो इस बीच इस कशीदगी को कम करने की भी कोशिशों का आगाज हो गया है। आलमी कुव्वतें लगातार भारत और पाकिस्तान पर अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और कल रात देर गए सफारती महाज पर और ज्यादा सरगर्मी देखने को मिली है। दो बड़े मुल्क यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत और पाकिस्तान के वज़राए खारजा के साथ मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात के बाद दोनों से ये कहा गया है कि आप सरहदी तनाव को ख़त्म करें। ये सरहदी तनाव दोनों मुल्कों के लिए ख़त्म करना क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों जौहरी मुल्क है, एटॉमिक पावर दोनों है, और जब ये दोनों पावर्स आपस में टकराएंगे तो बरसगीर के अंदर एक नया महाज खुल सकता है। उसको देखते हुए आलमी कुव्वतें भी आहिस्ता आहिस्ता करके मुतहरिक हुई हैं। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ की तरफ से डॉक्टर जयशंकर के साथ बात की है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ भी बात की है, और बात के बाद जहां बाईसरन पहलगाम के हमले की मजम्मत की है, भारत जिस तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से जुलझ रहा है उसकी बात की है, वहीं पर पाकिस्तान पर भी जोर दिया है कि वो उन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स की तलाश करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए जो इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के जो एक तरफ से मैंने कहा कि पॉलिसी चीफ स्पीकर जो है फॉरेन पॉलिसी के, उन्होंने बात की है, तो स्विस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी रात देर गए डॉक्टर जयशंकर के साथ बात की। इस बाईसरन पहलगाम के मामले पर ताज़ियत का इजहार किया, लेकिन उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्क जो है वो आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे ताकि सूरत हाल बेहतर बन सके। लेकिन मामला पाकिस्तान का था, जहां पर इसाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर भी है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया, कहा कि पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है, पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं। 2 दिन पहले CNN पर दिए गए इंटरव्यू का भी हवाला याद रखिएगा। उससे पहले स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात खुद पार्लियामेंट जो पाकिस्तान का है वहां पर भी अरकान की तरफ से की गई, और TRF, लश्कर और जैश की किस तरीके से पीठ थपथपाई गई वो भी सबके सामने है। इन बयानात के बीच आलमी कुव्वतें भी लगातार एक तरफ से दबाव भी बना रही है, दूसरी तरफ से भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ते में भी है कि किसी भी तरीके से जौहरी तसादुम ना हो। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनके मुल्क के ऊपर, उनके शहरियों पर हमला हुआ है और उन लोगों पर शिकंजा कसना वक्त की ज़रूरत है। ये बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है कि यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड ने भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ता करके अमन कायम करने की कोशिश की है। फिर ये भी याद रखिएगा, काफ़ी सख्त इकदामात दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ उठाए गए, इल्ज़ामात लगे, सब चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें मुतासिर भी हुई। आगे चलकर इस पर मज़ीद ब्रीफली आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि इसका असर जम्मू कश्मीर या मुल्क के बाकी सरहदों पर क्या पड़ा है। लेकिन बात ज़रा भारत सरकार के उस बड़े फैसले की जिसमें डिजिटल स्ट्राइक के तहत अब तक कई लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेड लगाया गया है, जहां आज मुसलसल तीसरा दिन है। कई अहम शख्सियात के अकाउंट्स, इनमें इंस्टाग्राम है, इनमें फेसबुक है, इनमें यूट्यूब है, एक्स है, ब्लॉक हो सकते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ 2 दिन पहले रात के वक्त में जिन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट भी जारी किया था, उनका भी अब एक्स जो हैंडल है वो भारत के अंदर नहीं काम करेगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सिंगर आतिफ असलम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इन तमाम लोगों के अकाउंट्स पर भी भारत सरकार की जानिब से शिकायत की गई
और भारत मुखालिफ और गुमराह कुन मवाद जब शेयर बहुत सारे अकाउंट से हुआ तो उसके बाद कार्रवाई की गई और ये सब कार्रवाइयां पहलगाम हमले के बाद हुई। कल शहबाज शरीफ का यूट्यूब अकाउंट बंद किया गया जो भारत के अंदर कल तक काम कर रहा था, आज सुबह से वो भी बंद है। अताउल्ला तारड़ ये वही मिनिस्टर है जिनका 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि उन्हें हाईली प्लेस्ड सोर्सेज या इंटेलिजेंस से इतलात हैं कि भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। उसके बाद अब उन पर भी कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद जाकर क्रिकेटर्स इसकी जद में आए, फिल्म स्टार्स इसकी जद में आए, जिन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम और एक्स, सिर्फ एक्स की बात नहीं है, दोनों जगहों पर कार्रवाइयां हुई हैं और इन पर बंद किया गया है। इसी तरीके से 22 से 24 अप्रैल के दरमियान जो कुछ हुआ उस दौरान भी कार्रवाइयां हुई हैं। इससे पहले जो 4 नाम आपको हमने बताए थे जिनमें शोएब अख्तर उन 16 यूट्यूब चैनल्स में शामिल थे जिन पर कार्रवाई हुई थी, नकेल कसी थी, उनका अकाउंट बंद हुआ था। और शोएब अख्तर के यूट्यूब के बंद होने के बाद अगले दिन कार्रवाई हुई हानिया आमिर, माहिरा खान, सज्जल अली, अली जफर, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज, इमरान अब्बास, ये तमाम वो लोग हैं जो भारत के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं या भारत के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। तो क्रिकेटर्स पर भी, फिल्म इंडस्ट्री पर भी, पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर भी और भारत सरकार के मौक़िफ़ के मुताबिक इनमें ज़्यादातर वो सहाफ़ी हैं जो IASPR के बहुत करीबी हैं। उनका मौक़िफ़ शेयर कर करके भारत को हत्वे तनकीद बनाने की कोशिश थी और गुमराहकुन मवाद शेयर किया जाता था एक वो। और रात देर गए शहबाज शरीफ के अलावा रिजवान, बाबर और आतिफ असलम के बाद अब अताउल्ला तारड़ का भी एक्स हैंडल बंद कर दिया गया। जो बता रहे थे कि 72 घंटों में पाकिस्तान पर हमला होगा और उस वजह से बाद में जो कियोस कंफ्यूजन हर दुनिया में हुई वो अपनी बातें फिलहाल इस पर जो है वो ब्रेक लगा दी गई है और इनका जो ट्विटर है, एक्स है, उसको रोक दिया गया है जम्मू कश्मीर के भारत के अंदर। और समा, ARY, बोल, रफ्तार, पाकिस्तान रेफरेंस, जियो, समा स्पोर्ट्स, GNN और दीगर कुछ जो चैनल चल रही थी उन तमाम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बात जरा फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इन पाबंदियों के बीच अमेरिका का मौक़िफ़ भी दोबारा से सामने आया है और अमेरिकी नायब सदर का बड़ा बयान सामने आया है जिन्होंने एक बार फिर अमन कायम करने के हवाले से अपनी कोशिशों में तेजी लाई है क्योंकि आलमी ताकतें इस बार काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो अमेरिकी नायब सदर है उन्होंने अब की बार सख्त पैगाम पाकिस्तान के लिए दे दिया है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका से सख्त पैगाम आ चुका है कि जनाब कोऑपरेट करें और उन इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की तलाश करें जिन्होंने पहलगाम 22 रन के अंदर कार्रवाई की है। अमेरिकी नायब सदर का बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान तब सामने आया है जब दुनिया भर की लीडरशिप दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ भारत के सफ़े पे शामिल है, भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के लिए सिर्फ 1-2 मुल्कों का साथ छोड़कर बाकी सारे दुनिया अगर आप देखेंगे तो वन साइड पर है। लेकिन यूएस के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन और कियोस हो रहा था, एक सॉफ्ट लाइन पाकिस्तान के लिए थी, उसको कल क्लियर कर दिया यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने जब उन्होंने एक मस्बत पैगाम और सख्त पैगाम पाकिस्तान के लिए दिया कि आपने कोऑपरेट भी करना है और उन इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को तलाश भी करना है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा जब नायब सदर भारत के अंदर थे तो दूसरे दिन पहलगाम के अंदर यह हमला हुआ था, फौरन उनका रिएक्शन भी आया था। लेकिन कल जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने अपने खिताब के दौरान, अपनी बात के दौरान इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान को भी कार्रवाई करनी है, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से भारत अपने मौक़िफ़ पर है, अमेरिका उसकी तायद कर रहा है। उससे पहले आपको याद होगा कि कौमी सलामती के मुशीर जो अमेरिका की है उन्होंने भी तायद की थी। उससे पहले वजारत खारजा जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने भी अपनी बात रखी है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू करते हुए भी ये साफ कर दिया था कि सूरत हाल को काबू में रखें, अमन खराब ना हो, लेकिन इंतहा पसंदी पर भी लगाम लगाई जाए। ये भी एक बड़ी बात है। और अमेरिका का एक और बयान, और इस बयान के बाद पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार पाकिस्तान भी अपने सफारती महाज पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन कल एक दचका तब लगा जब नायब सदर ने रात देर गए भारत के हक में और पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे दिया। चलिए जनाब यहाँ पर रुकते हैं जी एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे एक छोटा सा मुल्क है जो अभी कसम पुरसी की हालत में है लेकिन भारत पर उसकी नजरें हैं। क्या नजर है
और क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एक डोजियर आज सौंपने जा रहा है, यह मामला है क्या। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे दोनों बड़ी खबरें, और उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी आते हैं, लेकिन छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में बात ज़रा करते हैं बांग्लादेश की भी, क्योंकि बांग्लादेश के एक आर्मी ऑफिशियल का, साबिक आर्मी अफसर का बयान आया है, लेकिन ये साबिक आर्मी अफसर जो है वो मौजूदा रजीम के काफ़ी नज़दीक है, और बयान ये साफ अक्कासी दिला रहा है कि किस तरीके के हालात पर नज़र रख रहा है बांग्लादेश। और भारत पाकिस्तान के बीच अगर तनाव बढ़ता है, अगर जंग होती है, तो बांग्लादेश का मौक़िफ़ क्या कुछ होगा, उसकी अक्कासी कल हुई है। बांग्लादेश का प्लान भी, एक तरफ से भारत के साथ दोस्ती भी और दूसरी तरफ से हाथ में खंजर भी है। बांग्लादेश का प्लान भी है, भारत के कई शहरों पर उनकी नज़र भी है। बांग्लादेश का मानना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो चीन की मदद लेकर नॉर्थ ईस्ट रियासतों पर काबिज हो जाएंगे। ये बांग्लादेश के उस मेजर जनरल रिटायर का बयान आया है जिसका नाम ALM फजलुर रहमान है। ALM फजलुर रहमान मौजूदा दौर के निज़ाम के काफ़ी नज़दीक भी है। यूनिस जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर चला रहे हैं, अगरचे उन्होंने दूरी बना के रखी है इस बयान से, इस बयान को न तो एक्सटेंड किया, न तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और ना ही अपोज किया, बिल्कुल दूरी बना के रखा, कहा कि उनका ज़ाती बयान है। लेकिन बांग्लादेश का प्लान भी सामने आ चुका है और ढाका ये सोच रहा है कि चीन की मदद लेकर इन भारत के नॉर्थ ईस्ट रियासतों के अंदर अपनी सरगर्मियां तेज कर दी जाए। मेजर जनरल रिटायर ALM
फजलुर रहमान का यह बयान तब सामने आया जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात को तहरीर किया कि किस तरीके से बांग्लादेश को आगे बढ़ना होगा। फेसबुक पर फजलुर रहमान ने बंगाली में लिखा, इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड ऑक्यूपाई 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये बात काफी काबिल जिक्र है कि अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि क्या कुछ हो सकता है। इतना ही नहीं, उनका आगे मानना है कि हमें इस ज़मन में चीन के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खोल देने चाहिए, जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट भी होना चाहिए। रहमान, जिसे यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट ने दिसंबर 2024 में चेयरमैन बनाया। किसका चेयरमैन बनाया था? नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन, आज़ाद कमीशन का। और उसे यह काम सौंपा गया था कि आप बांग्लादेश राइफल्स की तरफ से जो 2009 में लोग मारे गए थे, रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट की तहकीकात करके हुकूमत को अपनी रिपोर्ट दे। यानी हुकूमत का आदमी भी है, हुकूमत के प्लान की अक्कासी भी कर रहा है और हुकूमत इससे दूर भी रह रही है। फॉर्मर बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर होने के नाते चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के काफी नजदीक भी माना जा रहा है और बयान ALM फजलुर रहमान का सोशल मीडिया पर वायरल भी है। और भारत सरकार ये बयान आने के बाद पूरी सूरत हाल पर नजर भी रख रहा है। यानी दो लड़ेंगे तो तीसरा बाजी मारेगा। कुछ इलाकों के अंदर यह ख्वाब देखा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। चलिए, ये तो हम देख रहे थे कि इस तरह का रद्द-ए-अमल, क्योंकि चीन में मोहम्मद यूनस जो कि पिछले दिनों बीजिंग गए थे और वहां भी कुछ ऐसी बातें सामने आई थी उस मुलाकात के बाद। अच्छा, बीजिंग की बात, तकरीबन 1600 किलोमीटर का बॉर्डर भी हमारा बांग्लादेश के साथ जुड़ रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्टर की बातें हो रही। तो यही वजह है कि जनाब दुश्मन बहुत है, फूक फूक कर हर एक कदम उठाना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की जानिब से लिए गए फैसलों में सबसे पहला और बड़ा फैसला था पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे को मुअत्तल करना। और उसके बाद जब इसको एबियंस में रखा गया या मुअत्तल करने का फैसला हुआ, उसके बाद बैक टू बैक मीटिंग्स हुई। इस हवाले से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर मजीद इक़दामात शुरू कर दिए हैं ताकि वो जो भारतीय हुकाम की जानिब से या CCS के इजलास के बाद पहला फैसला हुआ था उस पर दबाव बनाने की कोशिश है, जिस पर लगता है कि भारत सरकार अब पीछे नहीं हटेगी। लेकिन फैसला करने के लिए पाकिस्तान की वजारत खारजा और जो मुतलका वजारत है, आबी वसाइल की जो वजारत है, उसने बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती नोटिस इस मामले का पहली मरतबा लिया। और ये जो दोनों ममालिक के दरमियान 22 तारीख के जो कुछ हुआ, उसमें यही वो पहला फैसला था जो दोनों ममालिक के दरमियान मजीद ताअत्तुल को आगे ले जाएगा। कशीदगी बढ़ रही है, इसका शिकार भी बना। और पाकिस्तान की जानिब से एक तो ये इल्ज़ाम बार बार लगा इस्लामाबाद से कि फैसला तो लिया गया लेकिन एक तरफा फैसला है, इसमें हमारी कोई किसी तरीके से बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही इस फैसले को लेकर कई लोगों ने इस तरफ से हिमायत की कि भारत मुसलसल गुज़श्ता 25 से 30 वर्षों से ही वो इस आबी मुआहदे से बाहर निकलना चाह रहा था। और अब जब कशीदगी इस उरूज पर पहुंच गई कि शदीद किस्म का नुकसान पहलगाम के अंदर पहुंचा या उससे पहले हमलों से, तो भारत का जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ था जो पहले फैसले में उन 5 फैसलों में सामने आया। अब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहदे के मुअत्तल होने के बाद जब ये एबियंस में भारत सरकार ने रखा है तो सिफारती सतह पर इसका नोटिस लिया गया है। और पाकिस्तान की 3 मुतलका वजारत, एक तो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर, वजारत कानून और इसके अलावा जो आबी वसाइल को देखने वाली वजारत है, उनके मुताबिक इस मसले के हल के लिए सिफारती सतह पर भी जंग लड़ना या इसका संजीदा नोटिस लेना जरूरी है, जिस पर अब तक बैक टू बैक डिफरेंट स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आए हैं और डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल किया जाए। इशफाक, आज पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मल डिप्लोमेटिक नोट भारत को सौंप दिया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि आप बताएं जी, ये यूनिलैटरल आपने जो फैसला लिया, यकतरफा फैसला लिया, ये कैसे हो सकता है। और सस्पेंशन की जो बात ट्रीटी की हो रही है, ये काबिल कबूल नहीं है। अभी तक बयानात सिर्फ थे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल से पाकिस्तान आज ये कर सकता है। इससे पहले आपको याद होगा भारत ने ऑफिशियली कन्वे कर दिया था, डिप्लोमेट्स को बुलाकर नाराजगी भी इजहार की थी और जो एयर डिफेंस और नेवी के वहां पर एडवाइजर्स थे उन्हें भी बाहर निकाला था। अब पाकिस्तान आज इस तरीके का कार्रवाई कर सकता है, इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे। बात जब भारत पाकिस्तान की हो और कांग्रेस खामोश बैठे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो वक्तन फवक्तन बयान देते हैं और बयान देने के बाद पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियों में बने रहते हैं। कांग्रेस की कल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। वर्किंग कमेटी के इजलास में
पहलगाम के अंदर पेश आए वाकये की मजम्मत की गई और भारत सरकार के मौकफ की तायद भी की गई और कहा गया कि कल्प्रिट जितने भी हैं पाकिस्तान के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाए, पूरा देश भारत के साथ है। लेकिन साबिक वजीर आला पंजाब का बड़ा बयान सामने आया और साबिक वजीर आला पंजाब ने बयान देते हुए CWC मीटिंग के बाद सवाल उठाए सर्जिकल स्ट्राइक पर। और चन्नी साहब की तरफ से जो बयान दिया गया, कहा गया कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लेना था पहलगाम हमले में 10 दिन का वक्त हो गया है, अभी तक सिर्फ बयानबाजियों से और मीडिया हाइप लेकर सिंपैथी लेने की सरकार कोशिश कर रही है। जमीन पर क्या कुछ किया गया, न सिर्फ इतना बल्कि यह भी कहा कि लास्ट टाइम पुलवामा के बाद एक ड्रामा रचा गया सर्जिकल स्ट्राइक का, उसका क्या हुआ अभी तक भी किसी को कुछ नहीं पता है। बयान आने के फौरन बाद बीजेपी ने कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस दरअसल है ही पाकिस्तान परस्त और यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान प्रेम उनके लीडरों से बाहर भी आ रहा है। जरा सुन लीजिएगा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ने CWC मीटिंग के बाद जब सवाल का जवाब दे रहे थे, किस तरीके से वजीर आज़म को भी हतवी तनकीद बनाया, सर्जिकल स्ट्राइक को भी हतवी तनकीद बनाया और यह कहा कि 10 दिन का वक्त हो चुका, कार्रवाई कहां पर है, देश जानना चाहता है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्हम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। हमारे देश में ये चन्नी जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उनका मुतनाज़ा बयान, जिसके बाद कांग्रेस की आला क़यादत से भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने सवाल पूछा है कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस का। और पिछले दिनों लीडरान को उल्टे सीधे बयानात से बचने के लिए कांग्रेस की हाईकमान की जानिब से कहा गया था और इस सिलसिले में नोटिस भी जारी हुआ था कि जो पार्टी की एक लाइन है उसको जरा टच की जाए। लेकिन सरहद पार भी हलचल काफी ज्यादा है और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुरतनाव सूरत हाल, तो दूसरी तरफ विद इन पाकिस्तान जो उसके इंटीरियर बेल्ट्स हैं वहां पर मुश्किलात हैं। बलूचिस्तान से खबर है कि बलूच लिबरेशन आर्मी या BLO की जानिब से पाकिस्तानी अथॉरिटीज के खिलाफ बिलखुसूस फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है और सबसे बड़ा दावा जो BLO की तरफ से अब तक हुआ है कि न सिर्फ शदीद किस्म की गोलाबारी का तबादला हुआ मुतअद्दिद मकामात पर, बल्कि पाकिस्तान में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने के अलावा कई इलाकों पर या एक पूरे शहर पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल BLO की तरफ से संभाल लिया गया है। एक तो ये दावा, दूसरा ये तस्वीरें या सोशल मीडिया पर जो अभी सुबह सुबह भी वायरल हो रही हैं, जिन पर मुख्तलिफ किस्म का तज्जिया हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम का अगरचे कोई बयान नहीं आया, लेकिन काफ़ी नुकसान से पाकिस्तानी रेंजर्स को, पाकिस्तानी फौज को इन अंदरूनी इलाकों में गुजरना पड़ा है। गुज़श्ता 48 घंटों में जहां एक तरफ एक लेटर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के एहलकारों को मारने का दावा BLO की जानिब से और BLA की जानिब से किया गया, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में BLO की जानिब से कंट्रोल संभालने, पाकिस्तान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाने और कई एक जगहों पर कहा गया कि जो शदीद किस्म की गोलाबारी हुई, ताज़ा गोलाबारी में मजीद लोग मारे जाने की तस्दीक की गई है। जो कलात ज़िला है मांगूचर शहर का पर BLO के मुताबिक उन्होंने कब्जा कर लिया है और यहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री का एक छोटा सा ही लेकिन बेस ज़रूर था, पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप था इस इलाके के अंदर। कहा जाता है कि पाकिस्तान इस पूरे इलाके में फ़ौज के ज़रिए चीज़ें कंट्रोल करता था, वो इसी इलाके से करता था, कलात के डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन वहाँ पर हमला हुआ है और शदीद गोलाबारी के बाद, ज़बरदस्त हमले के बाद इस इलाके को कंट्रोल में करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ
इस्लामाबाद का इस पर मौक़िफ़ क्या है या ISPR की जानिब से कोई इसकी अभी तक तस्दीक नहीं की गई है, मगर ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बलूच लिबरेशन आर्मी या BLO और पाकिस्तानी अफवाज आमने सामने हैं। गुज़श्ता दिनों से जो तनाव बढ़ रहा था, जो सूरत हाल LOC पर है, उससे भी अब तर सूरत हाल कई एक अंदरूनी शहरों में और सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। और यहाँ तक कुछ लोग ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको पिछले दिनों अगवा किया गया था, उनको भी छोड़ने की बात हो रही है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बराह रास्त तसादुम हुए हैं और कुछ इलाकों पर कंट्रोल भी संभाला गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये खबर मज़ीद डेवलप होगी, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि BLO के जो अहलकार हैं अलग अलग जगह पर तैनात हैं और सुबह सुबह कई एक मकामात पर ट्रैफिक निज़ाम भी इस वजह से मुतासिर हुआ है कशीदगी के बीच। बलूचिस्तान की खबर के बाद जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की करते हैं। इन दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बैक टू बैक कई बयानात दे रहे हैं और बयानात की वजह से सुर्खियों में भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक और बयान आया है। बाईसरन पहलगाम मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, मकामी मदद के बिना हमला हो ही नहीं सकता। भारत सरकार को कई बार बताया कि हालात कैसे बेहतर होंगे, लेकिन समझ से बाहर है, समझाए कौन उन्हें। और ये भी साफ कर दिया कि साबिका वक्त में जब वो वजीर आला थे, जब इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उस वक्त भी उन्होंने मुखालफत की थी। अगर तब थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद आज जम्मू कश्मीर के बदलते हालात इस तरीके के नहीं होते। बड़ी खबर कि अमन कानून मरकज के दायरे इख्तियार में है। उमर वावेला के बिना कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन गमजदा है, परेशान है, क्योंकि हालात और मार कश्मीरियों को पड़ रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं। मैं समझता हूं कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिसने बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे MLA को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको, और बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा था। मगर वो जहाज़ ले गए थे कंधार और उसमें हमारा कुछ नहीं सुना इन्होंने। की बात कही और तब से लगातार फारूक अब्दुल्ला बैक टू बैक अपने बयानात दे रहे हैं। कश्मीर में भी जबरदस्त तजुर्बा रखने वाले साबिक रॉ चीफ AS दुल्लत का भी लगभग इसी तरह का स्टेटमेंट और यही लाइन कि लोकल सपोर्ट ज़रूर हो सकती है, इसलिए कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में भी लेने की ज़रूरत, ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा। और दूसरा ये भी कि माजी में भी इस तरह के हमले हुए और मुस्तकबिल में हो सकते हैं, इसका खदशा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंटेलिजेंस और बाकी सारे इदारों पर भी सवाल उठाए। बहरहाल ये उनका अपना स्टेटमेंट है और फारूक अब्दुल्ला का भी मिलती जुलती लाइन, मगर इससे मकामी आबादी परेशान ना हो और दहशतगर्दों को बख्शा ना जाए, इस लाइन को दोनों लीडरान की तरफ से, दोनों सियासतदान एक हैं और दूसरे साबिक रॉ चीफ हैं, एक ही लाइन को लगभग टच किया गया है। चलिए जनाब, बात सियासत की हो रही है, जरा रियासत के अंदर इंतखाब भी होंगे, यानी दंगल तो अपनी जगह चल रहा है सरहदों पर, हल्का हल्का ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी दंगल सज रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कमर कस ली है। किसी भी वक्त नोटिफिकेशन भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि 2 असेंबली हल्कों के अंदर बाई इलेक्शन होना है। जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां अरूज पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्टों को तरतीब देकर मुश्तहिर करने की बात भी सामने रखी है। हल्का इंतखाब बड़गाम और हल्का इंतखाब नगरोटा, 2 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर बाई इलेक्शन होने हैं। इलेक्टोरल रोल्स परसों, यानी कल का दिन इतवार, परसों आपके सामने होंगे। फाइनल इलेक्टोरल रोल आपके सामने होंगे 5 मई को। और सीधी सीधी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सूबा कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बमुकाबले बीजेपी
जम्मू सूबे के अंदर। लेकिन इतलात और खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत कई और पार्टियां भी ज़िमनी इंतखाबात में कूद सकती हैं। जिला बड़गाम के तो दिलचस्प मुकाबला यहां पर होने जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट का था, इसे मुकम्मल करने की बात 5 मई यानी परसों तक कर दी है। फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी कर दिए जाएंगे और इलेक्शन अनाउंसमेंट का शेड्यूल बहुत जल्द सामने आ सकता है। याद रखिएगा 2 सीटें वैकेंट हो गई थी अक्टूबर में। लास्ट ईयर उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़गाम की निशस्त से इस्तीफा दिया और गांधरबल वाली सीट को अपने पास रखा, कहा वो वहां से नुमाइंदगी करेंगे। 21 अक्टूबर को नगरोटा वाली सीट वैकेंट हो गई क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए और सीनियर लीडर देविंदर सिंह राणा साहब थे, उनका इंतकाल हुआ। और इस तरीके से जो सेक्शन 151A रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसके तहत बाई इलेक्शंस करवाने होते हैं 6 महीनों के अंदर अंदर। चूंकि वक्त यहाँ पर ज़्यादा चला गया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन तैयार हो रहा है, सियासी पार्टियां तैयार हो रही है और इलेक्शन करवाने के हवाले से अगर हालात साजगार रहे तो किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग अपने उम्मीदवार का तयन कर लिया, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। बीजेपी का कार्ड भी नगरोटा के अंदर तैयार है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने कौन से चेहरे होंगे ये देखने वाली बात होगी, ताकि मुकाबला किस तरीके का दिखेगा इन बाई इलेक्शंस के अंदर। बड़गाम और नगरोटा के अंदर हालात साजगार रहे तो कमीशन बहुत जल्द इलेक्शन नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। चलिए, ये तो अहम तरीन खबर थी। थोड़ी देर में मजीद इस ताल्लुक से बात करेंगे। दीगर कुछ खबरें या मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पहलगाम के अंदर होने वाली कार्रवाई, सरहदी इलाकों में सूरत हाल, मकामी लोगों का रद्दअमल और साथ साथ श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, मुकम्मल तफसीलात क्या हैं उस ताल्लुक से बात करेंगे। दीगर कुछ खबरें भी, लेकिन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे। आज के दिन यानी 3 मई बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, मैंने हिस्ट्री ऑफ द डे में बताया था। 2 खास मेहमानों के साथ हम बात भी करेंगे और आज के दिन को ज़रा बहुत बारीकी से सवालात और जवाबात के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ ज्वाइन कीजिए।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ खबरों की तरफ हमने आपको ले जाना था, ये बताया था। और सबसे पहले बात ज़रा मौसम की। और बदलते मौसम के बीच वादी कश्मीर के अंदर कल भी नुकसान हुआ और आज फिर से तस्दीक हुई कि मज़ीद नुकसान हुआ है। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर तकरीबन 15 घंटों के बाद रात को ऑपरेशन हॉल्ट करने के बाद अब ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, लेकिन 22 साला नौजवान की लाश अब से कुछ देर पहले बरामद कर ली गई है। गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़े में 2 बैक टू बैक कश्तियाँ उल्टी थी, लेकिन एक में लोगों को बचा लिया गया था। दूसरी कश्ती में जहां शुरुआती दौर में ये रिपोर्ट्स आई थी कि बाप और बेटा मछलियां, बाप को बचाने के लिए बेटे ने भी पानी में छलांग लगा दी, अपनी जान खतरे में डाली। बाप को बचा लिया गया, वो कल ही अस्पताल पहुंचाए गए, लेकिन बेटा तौफीक 22 साल के आसपास इसकी उम्र बताई जाती है। श्रीनगर से इसका ताल्लुक, अब से कुछ देर पहले इसकी डेड बॉडी मिली है। इलाके की तस्वीरें ये अब से कुछ देर पहले की एक तस्वीर और साथ में दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां ऑपरेशन चलाया जा रहा था जब बॉडी रिट्रीव की गई। फिर ये भी आपको बताएं कि हादसा उस वक्त पेश आया, अफसोसनाक इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब इस इलाके के अंदर पहले से ही महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि तेज़ हवाएं या आंधी चल सकती है। और ये नौजवान की तस्वीर है जिसकी मौत की तस्दीक की जा रही है। बाप को बचाते हुए बेटा चल बसा, ये मकामी अथॉरिटीज़ कंफर्म कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि ये जब कार्रवाई चल रही थी, जब ऑपरेशन चल रहे थे, ये रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह सुबह शुरू किया गया, तो झीले डल में जहाँ घाट के बिल्कुल पास से बॉडी सुबह सुबह मिली, तो ये भी कहा गया कि कल इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, या मकामी जो रिवर पुलिस है, दीगर तमाम लोग हैं, इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं। जब 2 कश्तियाँ उल्टी हैं तो कितने लोगों का नुकसान हुआ है। बाद में जाकर शाम के होते वक्त 2, फिर सुबह 3 बताई गई, मगर अब ये दूसरी मौत कुल मिलाकर साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में है। कल आसमानी बिजली गिरने से भी एक की मौत साउथ कश्मीर के कुलगाम ज़िले के अंदर हुई थी, लेकिन ऑपरेशन कुछ देर पहले कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। डेड बॉडी जब रिट्रीव हुई, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल ने उन लोगों से बात की जो रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थे और मकामी लोगों के तासुरात भी जानने की कोशिश की। और फिर इशफाक ये भी कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से एडवाइजरीज, ख़राब मौसम की पेशन गोइयों के बीच भी कुछ लापरवाहियाँ सामने आई हैं जिसमें ये नुकसान पैटर्न है जो हम पिछले 3-4 महीनों से देख रहे हैं। एक ये कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और इसकी पेशगी इत्तला महकमे मौसमियात की तरफ से दी जा रही है। दूसरी बात ये कि तमाम लोगों से कहा गया, जो हाउस बोट ओनर्स और दीगर लोग हैं, उनसे कहा गया कि जनाब अब आपने क्या करना है, आपने वो बेल्ट बांध के रखना है, जैकेट बांध के रखना है। अगर आप इस तरीके से किश्ती में है, आपके साथ कोई सवार है या आप अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं, उन तमाम इक़दामात को, उन तमाम एडवाइजरीज को बालाई ताक रखा जाए। और जब इस तरीके के हालात आते हैं तो सूरत हाल हमारे सामने है। तूफ़ान जब आता है तो फिर हम हाथ मलते रहते हैं कि जनाब अब कैसे बचाएं इनको। ज़रूरत है कि उन लोगों को भी जो झील के अंदर रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं या किश्तियाँ चलाते हैं, तो वो फ़ौरन से बेशतर ये लाइफ जैकेट्स लाएं। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, जैकेट्स खुद भी पहने, अपने साथ लोगों को भी पहने। और जो हमारे मछुआरे भाई हैं, फिशरमैन्स हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो पूरा दिन पानी में रहते हैं। नो डाउट कि वो पानी में रहना उनकी फितरत में है और वो काफ़ी चीज़ें इनकी जानते भी है झील की, लेकिन उसके बरक्स भी थोड़ा सा एहतियात अगर करेंगे तो इस तरीके की जाने नहीं है। सीधे इरफान फाजिल ने थोड़ी देर पहले ग्राउंड ज़ीरो पर बात की उन नौजवानों से जिन्होंने रेस्क्यू चलाया। ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ अब उस शख्स की जो बॉडी है वो रिट्रीव कर दी गई है, यानी जो कल रात को डल झील में डूबा था, जो कश्ती में सवार 2 शख्स थे, एक की जान बचाई गई, दूसरा जो लड़का था उसकी बॉडी रिट्रीव की गई है। अब देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर लोकल है और उसी स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, फॉर शोर रोड के पास। ये वही 2 शख्स है फिशरमैन जिन्होंने आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। एसडीआरएफ की और पुलिस की परमिशन के बाद उस बॉडी को इन्हीं 2 शख्स ने जी हाँ रेस्क्यू करके रिट्रीव किया जल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तू नाम हजरत? गुलाम नबी सर। गुलाम नबी साहब। गुलाम नबी साहब गोडन छुस बह तह जान यसान कि क्या सूरत हाल रूज, वाक़ा क्या ओस, तो आज कर तुम बॉडी तज खजव तुम माशाल्लाह वारिया असल काम कर्म, तुम वन तफसीलन। सर रात त्राउन 5:30 हवा, तूफानस मज आय नाव युत, अत मज 2 नफर, अख बचो तो ब्याक डुब्यो। पे टीम रेस्को पुलिस तमो कोर रिकवर, तम खोत काल, तमो कर कोशिश खाल मगर खोत कि मगर तूफान खालो काल, मगर अस दोप सोबन अगर तुम योर वो तूफान अगर यह आग गो वो गो तुम डैमेज। ठीक पे कोर मे अस दोप सारे खालो पगह गंटस मज, तो 6:30 वथ योर
10 मिनट टू 15 मिनट दीजिए तो ये खोल है सर माशाल्लाह। अच्छा ये तो तामत रात खबर कि निचू तो मोल छुस आखिर क्या ये जो तमिस मालिक यम च आइसक्रीम कन अच्छा यह ओसमुत अमिस लमान ठीक यह महनियो अकि कस्म यम च जई बय बारन दपान अमिस अम ब्रोट गुजरमुत 2 वरी ब्रोट ब्याक बोय आज गुजरोस ब्याक यम से दोनवे खाली जई बय ज बय मालिक ते बेस अमिस ये लड़के से यानी बय गुजरे दोनवे ज ना अम ब्रोट ते गुजरो 2 वरी ब्रोट में गुजरो फिलहाल तकरीबन आज सुबह कस बज कर तो ये बॉडी 7 बजे 10 मिनट कम सिदन खजो अच्छा अम खतर सामान आसान अलग तो तमिस शिमितल गो पत कोर पत खोल नार सिस्टम कुत खोत नार खोत खोल यानी वनो कि तो ये तकरीबन वाक़ा वुचू या पत अंजाम दितु करो लोकल तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये वही दो शख्स है जिन्होंने आज सुबह सुबह जी हाँ बॉडी को कह सकते हैं रिट्रीव किया रिकवर किया और डल झील को लेकर कल तेज तूफानी हवाएं चली वादी कश्मीर में उसमें नाव पलट गई। मैं थोड़ा आपसे गुजारिश करूंगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो फिशरमैन है वो अपने जी हाँ फिशिंग को लेकर अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं मगर साथ ही साथ यह नाव अच्छा यानी कह सकते हैं कि एक छोटी सी नाव जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि तकरीबन वही दो शख्स थे जिसमें ये वो नाव है जी आप देख सकते हैं दिस इज राइट एग्जैक्ट शिकारा जो कल डूब गई ये वही नाव है जो बिल्कुल जी हाँ नेस्त नाबूद हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से डैमेज हो गई है और ये वही नाव थी जिसमें कल दो शख्स थे। एक कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहूंगा कल एक खबर आ रही थी कि बाप बेटा इसमें सवार थे मगर मैं आपको बताना चाहूंगा इस कश्ती में बाप बेटा नहीं बल्कि उसी शख्स का बेटा था जिसकी जान चली गई है जो डल में डूब गया मगर उसके साथ जो शख्स था वो उसका मालिक था और सुनने में आता है कि वो आइसक्रीम बेचने के लिए जी हाँ शिकारा में निकलते थे और सैलानियों को लोकल्स को आइसक्रीम बेचते थे। थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा जहां से बॉडी रिट्रीव की गई है ये वही एग्जैक्ट फोरशोर एरिया का रोड है जो कि कनेक्ट होता है सीधा दरगाह शरीफ हजरत बल। ये आप सामने देख सकते हैं कि यही इसी स्पॉट पर सुबह तकरीबन 7 बजे एग्जैक्टली उस बॉडी को जो है रिकवर किया गया रिट्रीव किया गया इसी डल से और ये वो दो शख्स है अल्लाह ताला इनकी सलामत रखे और ये वो दो शख्स है जिन्होंने अपनी जान की परवाह करने के बगैर जो है एकदम से जी हाँ रेस्क्यू स्टार्ट किया और उसके बाद जी हाँ उस बॉडी को रिकवर किया गया। अब वो बॉडी जो है वो उनके अहले खाना को खास तौर पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि वालिद साहब इसमें सवार नहीं थे। कल एक कंफ्यूजन था कि बाप बेटा है मगर बाप बेटा नहीं थे जी खास कर बचन नदर बच क्या लहर वोथान डलस कहें उड़क ये समंदर बनो क्या आज बनो समंदर वनस कूत मशीन चलान नदर उड़ाने खतर अगर बोट नफर बचे कि रेस्क्यू खतर गो बोट वनकस बह टूरिज्म करान डलगेट बहुत शिकारा चलान तक टूरिस्टन लगभग 20 बोट छा ठीक मामूली गि ना क्या इंसिडेंट हवा त्रा कह या शिकर पलटान ये सात बोट तनस प्रेजेंट तिम बचान लाक पे यम रात वो तुम लाक वुचान अत पे कर कोशिश योतन तक कोर यमो पार ये डुबे नाव तम अगर इन बोट ना ब्रोट पान दोहरमुत ये रेस्क्यू बोट जान बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और इन स्पॉट्स को लेकर जी हाँ इनका मानना है कि बोट्स की अहमियत काफी ज्यादा जरूरत है। देखा जाए तो इस सिचुएशन पर जी हाँ बोट के साथ साथ सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लोकल्स भी बोल रहे हैं मगर इस वक्त हम कह सकते हैं कि तकरीबन जी हाँ खबर यही है उस बॉडी को रिकवर किया गया है अब अहले खाना तक वो बॉडी पहुंचाई गई है और उसके बाद जी हाँ कह सकते हैं कि दर्द बड़ा नाका वाका और खास तौर पे ये वाका जो है कल शाम को पेश आया है। फिलहाल उसी स्पॉट से हम रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर इतला ये है। चलिए जनाब सईद इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे झील डल से रिपोर्ट करते हैं जहां पर कल तेज हवाएं चली एक किश्ती पलटी 2 लोग डूबे एक की मौत हुई है और लाश आज सुबह बरामद हुई है और मामला रेस्क्यू का ही है इक्विपमेंट्स का है और झील के अंदर किस तरीके से ये चीज़ें ना हो उस पर भी अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिलहाल ज़रा आज के दिन की भी बात करते हैं और उसके बाद आपको तलबा के हवाले से भी एक खबर आपको बतानी है क्योंकि आज 3 मई है और 3 मई को बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया के अंदर
हमारा दिन मनाया जाता है, यानी सहाफ़ियों का दिन मनाया जाता है, जर्नलिज्म का दिन मनाया जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जोन में दर्जनों सहाफ़ी अब की बार भी जान का नजराना दे चुके हैं, चाहे वो फ़लस्तीन अर्ज़ फ़लस्तीन हो, जहाँ पर रिपोर्ट करते हुए हज़ारों किलोमीटर दूर से लोग आते हुए वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे और फिर जंग की नज़र हुए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो या यमन की फसाद ज़दा इलाकों से रिपोर्टिंग का मामला हो, तो सहाफ़ियों ने अपने फ़राइज़ समझते हुए अपनी जानों का नजराना दे दिया है। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ सहाफ़त का अंदाज भी बदला है। अखबार एक ज़माने में एक बड़ा ज़रिया था जिसके ज़रिए से आप इनकलाबी बातें, तहरीरी मवाद और दूसरों की बात रखते थे। वक्त बदलने के साथ रेडियो आया, टीवी आया और इनकलाब के दौर में सोशल मीडिया भी आया। और इस बदलते दौर के बीच क्या सहाफ़त आज उस मयार पर है, एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ कैमरा और माइक लेकर सहाफ़ी बन सकता है आदमी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर जहां हुकूमतों पर सवाल ज़रूर होंगे, जहां हुकूमती इदारों से सवाल ज़रूर होंगे, इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर भी सवाल होंगे, लेकिन वहां पर सवाल हमने भी अपने आप से पूछना है कि क्या मैं सहाफ़त के उन तकाज़ों को पूरा कर पा रहा हूं जो तकाज़े आज मुझसे किए जा रहे हैं, जो तकाज़े मुझसे हो रहे हैं, और क्या मैंने उस एथिक को, उस एनवायरनमेंट को पूरी तरह से समझ पाया हूं जिसको लेकर मैं बड़े बड़े दावे कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों लोग उसको सुनते हैं। और क्या मेरी एक बात से आग लग रही है या गुलो गुलजार फल रहे हैं, एक बड़ा सवाल है ये। और जिस तरीके का हम निज़ाम देख रहे हैं उसमें ज़रा मज़ीद गुफ्तगू भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस पूरे मामले पर। हमारे साथ सहाफ़ी ज्वाइन करेंगे जम्मू से भी, श्रीनगर से भी, ताकि मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। सुहेल काज़मी साहब मारूफ तज्ज़िया निगार सहाफ़ी हैं और काफ़ी अरसे से जम्मू कश्मीर और इस साउथ एशिया को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब ज्वाइन करने के लिए सुबह हमारे साथ। चूँकि आज हमारा ही दिन है और अच्छा ये है कि एहतिसाब भी हो हमारा और जो मौजूदा हालात है उसमें भी हम अपनी बात रखें। जिस तेज़ी के साथ सहाफ़त बदल रही है, जिस तेज़ी के साथ उछल कूद हो रहा है, इस बीच ये जो आज का दिन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसे आप किन अल्फाज से याद करेंगे और क्या आज के दिन में हम उन तकाज़ों को पूरा कर पा रहे हैं जो तकाज़े इसके हैं? सर पहले तो आपको और आपके चैनल को, क्योंकि आपने बहुत काम किए जम्मू कश्मीर को संवारने में, जम्मू कश्मीर को आगे लेने में, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिलों में राज करने में, तो पहले तो आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत मुबारक है सर। और आज पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, जैसे हर दिन हर शोबे का मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ जैसे आपने अपने इंट्रो में ही कह दिया कि हमने क्या खोया क्या पाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ब्रिज का काम करता है। और आज जरूरत है, जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मीडिया जो है आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है। और उनकी सबकी कोशिशों की वजह से जो जम्मू कश्मीर की रूपरेखा आप देख रहे हैं, खासकर इस पहलगाम अटैक को ही देखिए कि आपने कितना जबरदस्त रोल प्ले किया लोगों को बताने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि जनाब ये अटैक ह्यूमैनिटी पे अटैक है, ये अटैक हिंदू मुस्लिम पे अटैक नहीं है, ये इंसानियत पे एक हमला है और हम सबको खड़े होना है। तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में मीडिया का रोल पहले भी बहुत था, लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया और ये सब चीजें बढ़ गई और आपके हाथ में सारी दुनिया कैद है मोबाइल में, तो मीडिया प्लेज ए वेरी पिवटल रोल इन मेकिंग एंड शेपिंग द सोसाइटी एंड एज ए नेशन एज ए होल। तो मैं समझता हूँ जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सरकारों की होती हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीडिया की भी है कि हम आगे बढ़े और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दिशा, एक नई डायरेक्शन दें पूरे मुल्क को, और मुल्क जो है बेहतरी के रास्ते पे चले। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे में कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, वो सेक्शन जो है ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती है, माइक उठाया और आप जर्नलिस्ट बन गए, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अकाउंटेबल नहीं होंगे, जब तक आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप क्रॉस सेक्शन व्यू पॉइंट
बनाने में कामयाब नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का दौर जो है वो अकाउंटेबिलिटी का है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। और मीडिया क्योंकि हर सेक्टर को कवर करता है, हर सोसाइटी के हर वर्ग को के साथ चलता है, तो उसका रोल और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो मैं समझता हूँ भारत के इस पूरे निर्माण में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं उनको जो अकाउंटेबल मीडिया है उनको उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। और मीडिया फलता फूलता रहेगा और मुल्क पूरा फलता फूलता रहेगा, ये मेरा जाती मानना है। अच्छा सैयद सुहेल काज़मी साहब, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम बहुत बात उन लोगों की भी करते हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जैसा आपने खुद कहा कि तमाम सेक्टर्स को कवर करने का एक ज़िम्मा भी उठाया है सहाफ़ियों ने, और दुनिया भर के कई मुतनाज़ा इलाकों में सहाफ़ियों ने अपनी जानें भी अंजामदेही के दौरान गंवाई है। उन तमाम लोगों को भी खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कई जगहों पर होता है? शफाफियत और मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है छोटी छोटी चीज़ों पर, इसलिए आज एडवाइज़री की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि कई लोग अपनी मर्ज़ी से वो दायरा पार कर जाते हैं जो एक सरहद या एक सीमा हम सब के लिए भी है, लेकिन उसको लांघते ही, उसको पार करते ही हर तरफ से मशवरा, हिदायत या हुक्मनामों की ज़रूरत आज सहाफ़ियों को भी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि शफाफियत या एहतसाब की भी कमी है और कानून साजी का भी फुकदान कहीं ना कहीं अब भी है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप रियल जर्नलिज्म पे तभी बिलीव करेंगे जब आप खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे, जब उसको थॉरो स्टडी करेंगे और इस प्रोफेशन में इसको ज्वाइन करेंगे। आज खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां छोटी छोटी जो है, बच्चे जो हैं जो इस फील्ड में नहीं आते थे, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते थे, आज वो जर्नलिज्म को अडॉप्ट करते हैं और मास कम्युनिकेशन के माध्यम से आप सब सीनियर्स के इंकरेजमेंट से वो अपने जॉब को, अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। बीच में जो छुटपुट इंसिडेंट हम देखते हैं उसके लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं जो उनको चेक करती हैं। जो फ्रिंज एलिमेंट्स हर सोसाइटी में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं आते हैं, या वो लोग जो हीरो बनना चाहते हैं मीडिया के कंधे पे चढ़ के या मीडिया पे सवार होके, उन लोगों को चेक करने की जरूरत है। और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि फेक नैरेटिव चलाने वाले, फेक ऐसी चीजों को प्रोपोगेट करने वाले या अपनी टीआरपी और अपनी माइलेज देने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको अंडर चेक रखें। और जो रियल जर्नलिज्म के लोग हैं जो इससे जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं इनकरेज करें, सरकार की तरफ से, एलजी ऑफिस की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, मरकज की तरफ से, ताकि और बेहतर काम हो सके। जो ग्लोरीफाई करता है समाज को, तो मैं समझता हूँ जहाँ बहुत अच्छाई होती है वहाँ 2% या 5% वो एलिमेंट्स भी आ जाते हैं समाज में, हर प्रोफेशन में, डॉक्टर्स में भी आते हैं, इंजीनियर्स में भी आते हैं। उनको चेक करने की जरूरत है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को उन पर कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है ताकि जो मेजॉरिटी है वो अपने आप को और ग्लोरीफाइड सेफ महसूस करें और अच्छा काम करें। सवालात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सुहेल काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे। इमदाद साकी साहब भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जम्मू कश्मीर के नामवर सहाफ़ियों में इनका नाम है। सियासी, इक़्तिसादी और सलामती सूरत हाल पर या इन मामलात पर बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी राय रखते रहें। इमदाद साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में आपको कहेंगे। आज इस दिन की मुनासबत से जब हम पूरी दुनिया के अंदर तक़रीबात देखेंगे, खराज तहसीन उन तमाम लोगों को पेश किया जाएगा जो मुख्तलिफ़ खित्तों में खिदमात अंजाम देते रहे और अपनी जानें तक गंवा दी। ओवरऑल अगर मैं ये पूछूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का असल माने क्या है और आज़ाद सहाफ़त से मुराद क्या है, इस पर आपका नुक्ता नज़र। इमदाद साहब। हेलो जी इमदाद साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी सुन रहा हूं। जी, मेरा सवाल था कि आज़ाद सहाफ़त का ये जो नारा हर जगह रक़्म होते हुए हम देखते हैं, हर किसी से बात सुनते हुए या करते हुए देखते हैं, आज़ाद सहाफ़त या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का बुनियादी मकसद मनाने का और इसका असल में क्या माने हैं आपकी नज़र में, आपकी ज़ुबान में, आपके अल्फाज में ज़रा समझना चाहेंगे। देखिए आज तो ये रीत बनी हुई है कि हर मदर्स डे मनाया जाए, फ्रेंड्स डे मनाया जाए, या साथियों के नाम से ये दिन मनाया जाता है। मुझे ये लगता है कि ये दिन मनाने ज़रूरी है ताकि हम अपना एहतसाब कर सकें और हम देखें कि हमने क्या खोया क्या पाया है।
और अगर सहाफत की बात कहेंगे, मुझे लगता है कि अक्सर जो देखा जाए इसमें इसकी परिभाषा ही चेंज हो गई है। 30 साल पहले जो हमने देखा है कि हमारे पास वो साधन नहीं थे, वो मीडिया एक था, लेकिन उसमें एक फर्ज शिनासी थी, अकाउंटेबिलिटी थी। आज न वो फर्ज शिनासी है और न मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी नजर आती है। आज ये सारा कुछ कमर्शलाइज हो गया है, एहसास जिम्मेदारी कम हो गई है। अगर एहसास जिम्मेदारी जो हम में है, सहाफी में अगर बात करूंगा, सहाफी एक आईना होता है, उनको समाज सुधारने के लिए बहुत काम करने होते हैं और वो दूसरों के लिए भी एक ऐसी बड़ी क्या नाम है मंजिल तयन कर सकता है ताकि समाज और मुल्क में सुधार हो सके। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैक्सिमम आज आ गए हैं, जो इस फील्ड में जो अपना फर्ज समझ के ये नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ कमर्शलाइज, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि ये कमर्शलाइज हो चुका है। इसमें वो रूह नहीं रही है जो एक सहाफी की जिम्मेदारी है। सहाफी जो एक आईना होता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसमें बदलाव ला सकता है। लेकिन आज उस फर्ज से कोताही कुछ हो रही है। मैं यहाँ की ओवरऑल में जो वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में ऐसे भी सहाफी हैं जो अपनी जान देकर फर्ज अपना निभाते हैं, फर्ज अपना अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत कम अकाउंटेबिलिटी है। पहले हमारे जमाने में 30 साल पहले एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक सेक्शन हुआ करता था। अगर छोटे से छोटे अखबार में भी कोई किसी महकमे के खिलाफ कोई न्यूज आती थी तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये मरासा जाता था कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आज अगर देखा जाए कि पूरा अखबार भी भरा होता है किसी के खिलाफ किसी महकमे में कोई कोताही हो तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और उसे लगता है कि ये जो मेयार भी इसका थोड़ा घटता ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया इमदाद साकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे। और आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, दुनिया भर के अंदर तकरीबात होंगी। 1993 में असल में पहली मरतबा इसका आगाज़ हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। बुनियादी मकसद ये था सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस, मुश्किलात पर तबादला ख्याल हो, मुस्तक़बिल में उनकी मुसीबतें दूर की जाए, और ये जो तशद्दुद का निशाना बनना, कहीं पर अगवा कर लेना, उनकी रसाई को महदूद कर देना, सहाफ़ियों के लिए बाड़ लगा देना, एक रास्ता इस तरह का बना देना जहां सिर्फ और सिर्फ वो इदारों या ज़िम्मेदारान या हुकूमत में बैठे लोगों के इशारों पर चल सकें, इन बेड़ियों से सबको आज़ाद कराना या बाहर निकालना, इस पर बुनियादी तौर पर बात होती है। और तमाम लोगों को भी आज खराज अकीदत पेश किया जाएगा जिन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहाँ कन्फ्लिक्ट जोन में, वॉर जोन्स में जाकर रिपोर्टिंग की, समाजी कामों में बुराइयों को दूर करने की कोशिश रिपोर्टिंग के ज़रिए की, लेकिन इसी दौरान उनकी जानें भी ली गई, उन पर हमले हुए। ये सिलसिला हम सब के सामने जारी है। भारत और पाकिस्तान की खुसूसन बात करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी यही हालात हैं। पिछले साल की रिपोर्ट ही बताती है 100 से ज़्यादा सहाफ़ियों की जान ली गई, जिसमें यहाँ के भी, पाकिस्तान के भी शामिल हैं, और कई लोग लापता भी हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट सामने लाई थी। प्रोग्राम के आखिर में ज़रा एक ख़बर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद सीधा हमने मज़ीद तकरीबात इस वक्त वज़ीर आला की हो रही हैं उस तरफ भी चलेंगे। लेकिन चलते चलते आपको ज़रा पहलगाम के अंदर होने वाले हमले के ताल्लुक से एक अपडेट भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात भी आए। और पहलगाम में होने वाले इस हमले के बाद कार्रवाइयाँ जारी हैं, तहकीकात चल रही हैं, और ख़बर है कि बहुत सारे मकामी लोगों से भी पूछताछ इस सिलसिले में हो रही है, और NIA की जानिब से इसमें कार्रवाई आज भी तेज़ की जाएगी। ये जो क्रैकडाउन है मुतअद्दिद मकामात पर हमने देखा, हो सकता है कि आज और कल इसमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ हों, मज़ीद लोगों को इसमें पूछताछ के लिए लिया जाए। लेकिन जो इतलात हैं इशफाक, उसके मुताबिक कि कुछ मकामी पोने वाले भी और जो मकामी गाइड्स हैं उनसे भी NIA की टीमें पूछताछ कर रही हैं। एक तरफ 3D मैपिंग चल रही है, लेकिन फिजिकली वर्क भी साथ साथ NIA क्यों काम कर रही है DG की दौरे के साथ साथ। देखिए DG NIA जो है वो इस वक्त मौजूद है कश्मीर के अंदर, लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। ख़ुद उन्होंने बाइसरन का भी दौरा किया है। इन्वेस्टिगेशन में जो अफसरान हैं वो लगातार पूछताछ का अमल भी आगे बढ़ा रहे हैं, और जो घोड़े वाले वहाँ पर हैं और जो गाइड्स वहाँ पर हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उन सब से एक बार फिर पूछताछ का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया, क्योंकि कुछ डिजिटली चीज़ें मिली हैं। 50 से के करीब लोगों को ज़ीरो किया गया है। पहले बहुत सारे लोग थे, फिर करते करते उसको डाउन कर दिया गया है।
गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी बहुत सारे क्लूज लेकर इसको आगे बढ़ा जाए। ऑलरेडी स्केच हमारे सामने है, कौन लोग इसमें मुलविस थे, स्केच सबके सामने आ चुके हैं और आइडेंटिफिकेशन उन स्केच की उन लोगों ने की है जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। डिजिटल एविडेंसेस की भी बातें जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन अब एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट जो वो तैयार की जा रही है और बहुत जल्द वो रिपोर्ट जो है वजारत दाखिला को सौंप दी जाएगी, जिसमें डिटेल तमाम होंगी कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग इसमें परपेट्रेटर्स हैं, उनको किन लोगों ने सपोर्ट किया है और FIR में आगे क्या कुछ, वो सारी डिटेल जो है दाखिला वजारत को भी सौंप दी जाएगी। लेकिन 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन जो है, ब्रेक थ्रू जो है वो इस खबर के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए, मजीद तहकीकात का और रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा। मजीद खबरें हैं, लेकिन दिन भर चुके खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए आप तक पहुंचते रहेंगे। लगातार JK 24/7 न्यूज़ पर भी आप हमारे साथ रहेंगे, एक एक करके आप तक मुकम्मल तफसीलात, सरहद के उस तरफ हलचल और इस तरफ सलामती सूरत हाल किस तरह की है, साथ साथ खबरें, तज्जिया और तबसरा और मेहमानों की राय जो मुख्तलिफ फील्ड से एक वसी तजुर्बा रखते हैं। फिलहाल प्रोग्राम सलाम JK में हमारे साथ बस इतना।